काउंटिंग ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम तरुण और मुझे माननीय मुख्य विकास अधिकारी द्वारा मास्टर ट्रेनर नियुक्त किया गया है, जिसके चलते मेरी जिम्मेदारी मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना सहायक को ट्रेनिंग देना है। जिला बदायूं के अंदर मतगणना दिवस 2 मई 2021 को प्रातः 8 बजे से स्टार्ट होगा और रिजल्ट आने तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण दूरभाष नंबर हैं। मतगणना प्रक्रिया के विभिन्न चरण, कौन कौन से चरण होंगे? सबसे पहले मतगणना कार्मिक की नियुक्ति की जाती है, ड्यूटी लगाई जाती है कि किसका क्या कार्य होगा। तो सभी को अपना अपना नियुक्ति पत्र मिल जाता है कि कौन मतगणना सहायक है और कौन मतगणना पर्यवेक्षक होता है। इसके बाद सभी की ट्रेनिंग होती है। इसी के साथ मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति भी आरओ एआरओ के द्वारा साथ साथ की जाती है। मतगणना के संबंध में कौन कौन सी सामान्य प्रक्रिया है और मतपेटी का निरीक्षण कैसे किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और मत पेटियों में गड़बड़ी अगर है तो किस अधिनियम के तहत क्या क्या उस पर निर्णय लिए जा सकते हैं। मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखना होता है और वैध और अवैध मतपत्रों को कैसे स्वीकृत और अस्वीकृत किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और मतगणना के उपरांत रिजल्ट के बाद कौन सी प्रक्रिया, कैसे सामान को सील करते हैं और उसको कहाँ पर जमा करना होता है। मतगणना कार्मिक की नियुक्ति के अगर बारे में हम सोचें तो इस टीम के अंदर एक मतगणना पर्यवेक्षक होता है और 3 मतगणना सहायक होते हैं सामान्यतः। कुछ विशेष परिस्थिति में एक अतिरिक्त मतगणना सहायक भी होता है, तो कभी कभी ये टीम 5 मेंबर की भी होती है। मतगणना जो अभिकर्ता की जो नियुक्ति है, जो आरओ और एआरओ है, सहायक निर्वाचन अधिकारी और जो निर्वाचन अधिकारी है ब्लॉक स्तर पर, वो मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं और ये काम कम से कम 1 दिन पूर्व तक हो जाना जरूरी है। किस किस को मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाया जा सकता, वो चीज़ को ध्यान रखें। केंद्र व राज्य सरकार के मान्य मंत्रीगण नहीं हो सकते, मान्य सांसद सदस्य नहीं हो सकते, मान्य विधायक भी नहीं बन सकते, अध्यक्ष जिला पंचायत और प्रमुख क्षेत्र पंचायत, इन लोगों को आरओ और एआरओ मतगणना अभिकर्ता नहीं बना सकता। जिसका कोई ऐसा व्यक्ति जिसका आपराधिक इतिहास हो, वो भी मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता। शासकीय सेवक हो और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पहले से सुरक्षा प्रदान की गई है, उसको आप मतगणना अभिकर्ता नहीं बना सकते। मतगणना के संबंध में कौन कौन सी सामान्य प्रक्रिया है? सबसे पहले प्रक्रिया मतपेटी की जांच करना है कि वो प्रॉपर सील थी, वो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम में रखी हुई है, जब काउंटिंग के लिए लाई जाती है तो उसके सबसे पहले सील चेक की जाती है कि उसके साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की गई है। इस चीज़ का उम्मीदवार भी एक बार निरीक्षण कर ले कि मतपेटी की स्थिति क्या है। और मतपेटी में अगर कुछ शंका आपको लगती है तो जो निर्वाचन अधिकारी है उसको आप बताएं और वो अपने स्तर से उसकी जांच करेंगे। अगर वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है तो उसको काउंटिंग की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। अगर मतगणना के में अगर आपको लगता है मतपेटी में कुछ अलग लग रहा है, गड़बड़ी है, तो जो निर्वाचन अधिकारी है वो अपने उच्च अधिकारी को बताए और उसकी जांच की जाती है। जांच के बाद जो निर्णय होगा उसको मानना पड़ता है। मतगणना की गोपनीयता को भी बनाए रखना होता है। सहायक निर्वाचन अधिकारी, जो निर्वाचन अधिकारी है, वो उन मतगणना की जो गोपनीयता है उसको बनाए रखेंगे। मतगणना का जो कार्य है वो किस प्रकार से संपादित किया जाता है? जब मतगणना के लिए मतपेटी को जांच करने के बाद मध्य स्थल से जब स्ट्रॉन्ग रूम में मतपेटी को जमा किया गया है और उसको जांच के बाद जब काउंटिंग में शामिल किया जाता है, तो मतपेटी को खोलने के बाद सभी के सभी जो मतपत्र हैं वो निकाले जाते हैं। जो एजेंट है वो ये देख ले, सुनिश्चित भी कर ले कि वो पेटी पूर्णतः खाली होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कोई 2-3 मतपत्र, 2-3 जो बैलेट पेपर है वो उसके अंदर पड़े हुए हैं। तो जो मतगणना अभिकर्ता है वो इस चीज़ को देख लेते हैं एक बार कि वो मतपेटी खाली है। और इस बात का थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है मतगणना के टाइम पर कि जब टेबल पर सारे मतपत्र को निकाला जाता है मतपेटी से, कि कोई भी मतपत्र इधर उधर ना हो। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और अगर एक मध्य स्थल पर 2 पेटी इस्तेमाल हुई है, कभी कभी ऐसा होता है एक से ज़्यादा भी 2 मतपेटी यूज होती हैं, तो ऐसी सभी मतपेटी को टेबल पर एक साथ रखा जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा और उसका जो समस्त मतपेटियों के साथ जो मतपत्र लिखा है उससे उसका मिलान करते हुए उसको खोला जाता है। इसके बाद जो अब उसको खोलने के बाद ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के जो मतपत्र वाली जो पेटी है उसको खोल दिया गया है और पदवार आपको 50-50 की गड्डी बनानी होती है उम्मीदवार स्लिप वाइज। ये बात ध्यान रखें आपको, या मोटे तौर पर ये समझ लीजिए कि अब मतपेटी को आपने खोल दिया है टेबल पर, 1 या 2, अगर एक मध्य स्थल में 2 इस्तेमाल की गए, दोनों को आप खोल दीजिए और कलर वाइज अलग कर लीजिए। बस पहला स्टेप सबसे बड़ा है ये कलर वाइज आप उसको अलग कर लें। और अलग करने में आपको क्या करना होगा, 50-50 की गड्डियां बनानी, उसके साथ स्लिप लगानी होगी, अलग अलग बंडल बनाने। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लास्ट गड्डी हो 50 से कम हो जाए, तो उसको आप एज इट इज रखेंगे।
इसके बाद का जो स्टेप होगा, 50 का जब आप काउंट करके आप उसको बनाएंगे तो उसमें ये देखा जाता है कि स्वीकृत कौन से और अस्वीकृत वाली कौन सी है। तो मैं आपको बताऊंगा इस कुछ नेक्स्ट स्लाइड के बाद कि जो बैलेट पेपर होंगे उसको कैसे वैध माना जाता है और कैसे अवैध माना जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और प्रत्येक उम्मीदवार की जब आप उसको कैटेगराइज करेंगे तो वैध मतपत्र का अलग बंडल और अवैध का अलग बंडल आपको बनाना पड़ता है। अवैध के लिए आपको उसकी स्लिप लगानी होगी, वैध के लिए आपको उसको अलग स्लिप लगानी होगी। इसके बाद की जो प्रक्रिया होगी, कुछ परफॉर्मे है, प्रारूप है, प्रपत्र है, वो पदवाइज अलग अलग है। जो 44 है वो ग्राम पंचायत सदस्य के लिए होगा, 45 और 46 जो होंगे वो प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य के लिए। उसमें आपको ये अंकित करना होगा और अंकित करने के बाद कि अगर आपको लगता है कि एक ग्राम पंचायत के एक मध्य स्तर पर एक से अधिक वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो उस कंडीशन में आपको वार्ड का अलग अलग विवरण आपको भरना पड़ता है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर एक मध्य स्तर पर एक से अधिक ग्राम पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि जब मतपत्र को आप उल्टा करेंगे तो उसके पीछे जो आप वार्ड नंबर देख लीजिएगा, तो वार्ड वाइज आप देखने के बाद आप उसकी छंटनी करेंगे। ऐसे सेम अगर एक से अधिक क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत सदस्य वार्ड का निर्वाचन हुआ है उस स्थिति में भी आप क्या करेंगे, बैक साइड में आप उसका क्या देखेंगे, जो सुविधाक सील लगी हुई है उसमें वार्ड क्रमांक लिखा हुआ है, वार्ड क्रमांक तो को देखते हुए उसको आप अलग अलग छंटनी आपको करनी होगी। दोनों केस में ग्राम पंचायत सदस्य का भी है, अगर वार्ड अलग अलग है तो आप वहां भी वार्ड वाइज कर लीजिएगा, और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए भी उस केस में भी आपको वार्ड वाइज आपको अलग करनी। वार्ड देखने का तरीका, पीछे की तरफ जो मतपत्र के पीछे जो स्टैंप लगी है, सुविधाक सील लगी है, उस पर पीठासीन अधिकारी के साइन भी होते हैं, उसमें वार्ड भी लिखा होता है। अब बात आएगी वैध और अवैध मतपत्र को आप कैसे रखा जाए। अगर आपको लगता है कि जो वोट दी गई है किसी भी वोटर ने वो किसी अलग चीज से दे दी गई है, जो उसको स्टैम्प मिली थी, जो उसको मोहर दी गई थी, उस मोहर से ना उसने किसी और चीज से उस पर मोहर लगाई हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको काउंट नहीं करेंगे। कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक उम्मीदवार के सामने उसने 2-3 बार स्टैंप लगा दी, उस स्थिति में अगर वो क्लियर है तो आप उसको अमान्य नहीं करेंगे, वो वोट जो है उसी उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा और इसको आप लोग अवैध नहीं मान सकते। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कोई भी वोटर किसी भी उम्मीदवार को वोट देता है और उसको फोल्ड करने के दौरान हल्का सा इंप्रेशन किसी दूसरे पे आ जाता है, उसकी छाया प्रति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपको देखने से समझ आएगा कि मूल निशान कौन सा था, छाया प्रति कौन सी थी, तो आप उसको ऐसे मत को मूल निशान के उम्मीदवार के पक्ष में ही दिया जाएगा। कभी कभी होता है कि आपने उसको वोट दिया, उसको फोल्ड कर दिया, हल्का सा इंक लग जाता है। इसके बाद कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि जो वोटर था उस वोटर ने किसी ऐसी लाइन को छूते हुए वोट दी है और आपको ऐसा मामला संदिग्ध लगता है, तो बट देखने से आपको लगता है कि जो मतदाता है वो एक खास उम्मीदवार के पक्ष में ही अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए उक्त उम्मीदवार के प्रतीक के सामने ही चिन्ह लगाना चाहता था, तो ऐसी स्थिति में आप उस उम्मीदवार के पक्ष में मत के रूप में उसको मान लेना चाहिए। चिन्ह का प्रत्येक मामला जिसके बारे में वाद विवाद की स्थिति पैदा हो तो उसके बारे में जो गणना लिपिक होगा वो निर्वाचन अधिकारी को उस चीज से अवगत कराएं और वो अपने स्तर से उसकी जांच करके उसको बताएंगे कि ये वैध है या अवैध है। दूसरी कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि जो पीठासीन अधिकारी है उसके पीछे की तरफ जो मतपत्र की जब छटाई आप करते हैं तो उसके बैक साइड में जो मोहर लगी हुई है उस पर उसका वार्ड नंबर या मतपत्र का जो अनुक्रमांक है वो हम लोग मतपत्र के लेखा से मिला लिया जाता है। मिलाने के बाद अगर वो उसी सीक्वेंस का है, छटाई करने के समय आपको लगता है, और जो अनुक्रमांक है और जो वार्ड नंबर जारी किया गया है और मतपत्र में भी जो लेखा बना है उसमें भी उसका उल्लेख किया गया है, तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो सुवेदक सील है, और कभी कभी उसके बैक साइड में पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं, सुवेदक सील के पीछे वार्ड नंबर नहीं होने की स्थिति में और पीठासीन अधिकारी द्वारा जब आप उसको पीछे की तरफ से जारी किया गया होगा, मतपत्र लेखा से आप उसका मिलान कर ले, अगर उस पर उसके हस्ताक्षर नहीं है पीठासीन अधिकारी के, तो उस स्थिति में आप उसको कैंसिल मान सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा ही प्रतिपन्न सही थी, बैलेट पेपर मतपेटी के अंदर है, तो ये भी अवैध ही माना जाएगा, क्योंकि मतपत्र जब जारी किया जाता है तो काउंट जो प्रतिपन्न होता है वो तो P2 के पास होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उसको रिजेक्ट ही मानेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी मतदाता कुछ विशेष पहचान बना देता है, एरोक्रॉस मोहर भी लगाई और ये बताने के लिए कि देखो मैंने ही आपको मोहर दी, तो वो कुछ ऐसा अगर आपको लगता है कि उसने कुछ स्पेशल पहचान बनाई है
और मोहर भी लगाई है और स्पेशल पहचान भी बनाई है, तो उस स्थिति में आप उसको कैंसिल जो कैटेगरी उसमें रख सकते हैं। अवैध कौन कौन से हो सकते हैं कि किसी के ऊपर कोई भी निशान नहीं है, खाली बैलेट पेपर है, तो वो अवैध माना जाएगा। जो एरोक्रॉस सील से अलग कोई भी ऐसे उपकरण से उसने निशान लगाया होगा तो उस स्थिति में भी आप उसको कैंसिल मानेंगे। और किसी खाली स्थान पर या बिल्कुल अलग हटके उसने मोहर किसी अलग जगह पर आपने एरोक्रॉस सील किसी मतदाता ने लगाई हुई है, तो उस स्थिति में भी आप उसको अवैध ही मानते हैं। या 2, 3, 4 बहुत सारे जो प्रत्याशी के सामने उसने स्टैंप लगा दी, उसको भी आप उसको अवैध मानते हैं। या ऐसा लगता है कि जो निशान किया गया है वो मतदाता की कुछ पहचान होती है, इस स्थिति में भी कि कुछ स्पेशल पहचान, उसने कुछ स्पेशल निशान या कुछ पेन से कुछ लिख दिया, ABC लिख दिया, कुछ अपना नाम लिख दिया और एरोक्रॉस सील से उसने मोहर भी लगा दी, तो ऐसी स्थिति में भी आप उसको कैंसिल मानते हैं। या बैलेट पेपर इतना खटा पटा है कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे, उसको पहचान करना ही संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। या कोई बैलेट पेपर की फोटोस्टेट है या कोई भी ऐसा लग रहा है कि वो प्रमाणिक नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है और वो नकली हो सकता है, तो आप उसको भी अवैध मान सकते हैं। और यह कोई एरोक्रॉस सील लगाते समय जो चिन्ह है वो चुनाव चिन्ह ऐसी लाइन पर लगा दिया गया कि तुम्हें आपको समझ ही नहीं आया कि वो इधर की तरफ है या इधर की तरफ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप उसको बिल्कुल क्लियरली उसको अवैध कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद अगर लगता है कि कोई स्पेशल किसी एरोक्रॉस सील के साथ साथ मतपत्र के ऊपरी भाग में अंगूठे का निशान पाया जाता है, तो वह मतपत्र अवैध माना जाता है। परंतु निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण करते समय यह देखना आवश्यक है कि मतपत्र पर मतदाता द्वारा साइन लगे अंगूठे से सावधानी पूर्वक पकड़ने पर निशान तो नहीं लगा हुआ। इस बात का जो RO है, ARO हैं, जब आप अगर काउंटिंग में हैं और आप अपने उच्च अधिकारी को बताएंगे, कभी ऐसा हो सकता है कि मतदाता की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होगी कि वो उसको रद्द कराए, उसने वोट दी और वो अंगूठा लगा के आया था, तो अंगूठे पर हल्की इंक लगी हुई थी, वो उसको पकड़ने में या किसी तरीके से वो ऐसा अगर लगा हुआ है और उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं रही होगी, तो जो निर्वाचन अधिकारी वो इस चीज़ की जांच कर ले और अगर वो ऐसा पाया जाता है तो आप उसको वैध कैटेगरी में रखें। हाँ, अगर ऐसा लगता है कि इसने अंगूठा या कोई चीज़ इसी हिसाब से लगाई थी कि अपनी पहचान बताने के लिए, तो वो उसको आप अवैध कैटेगरी में रख सकते हैं। अब मतगणना उपरांत की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी? जब काउंटिंग आप कंप्लीट करते हैं, जो परफॉर्मे हैं वो फिल किए जाएंगे। एक जो रजिस्टर बना हुआ है उस रजिस्टर में जितने भी उम्मीदवार हैं या निर्वाचन अभिकर्ता है उनके हस्ताक्षर लेने होंगे, RO, ARO, और वहाँ पर जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं वो उस पर साइन करेंगे। जो परफॉर्म है वो अलग अलग पद के लिए पद वाइज अलग अलग परफॉर्म है, उनको आपको भरना होगा। और जो निर्वाचित उम्मीदवार है और जो निर्वाचन अभिकर्ता है वो उस पर सब साइन करते हैं अलग अलग पद के लिए। साइन करने के बाद जो परिणाम जब घोषणा होगी, घोषणा के बाद भी वहाँ पे जो संबंधित जोनल मजिस्ट्रेट है वो उसको काउंटर साइन करेंगे और निर्वाचित उम्मीदवार भी और अभिकर्ता भी उस पर साइन करते हैं। बट जो दूसरे कंडीशंस क्या होगी, जब अगर निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन के जो परिणाम है वो सेंट्रलाइज होगा, तो सेंट्रलाइज करने की स्थिति में ये होगा कि वो उसको मुख्यालय, जिला मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी को ही प्रेषित किया जाता है। मतगणना जो अभिलेख है उसको सील करना है, जो भी आपको सामान मिला गया है वो उसको आपको सील करना है और सील करने के बाद वो स्ट्रॉन्ग रूम में जो नोडल अधिकारी की जो नियुक्ति की गई वो स्ट्रॉन्ग रूम में जमा करना होता है। तो सील करने का तरीका ये ध्यान रखना कि वो 2 टाइप से रखा जाएगा कि एक संदूक में तो आपको प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य का रखना होगा, जो दूसरा संदूक होगा उसमें आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के भी मतगणना अभिलेख होंगे वो रखे जाएंगे। वो सील किए जाते हैं और जितना भी सामान आपको मतगणना टेबल्स पर, जो मेज पर अगर आपको जितने भी अभिलेख हैं उसको आप कागज में लपेट कर सूत के द्वारा बांधकर आपको उस पैकेट को, जो पैकेट आपको दिया गया है उस पैकेट में आप उसको रखें और उसी संदूक में, जिससे संबंधित संदूक में आपको रखना होगा। ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान का एक अलग से संदूक में रखना होगा, दूसरे में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत का रखना होगा। उसको दोनों तालों का अलग अलग सील लगानी है, कपड़े धागे से सील किया जाएगा। और जो चाबी सील करने के बाद इसको हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट जिला बदायूं के अंदर जो राजकीय इंटर कॉलेज में जो स्ट्रॉन्ग रूम बना हुआ है वहां पर ये मतगणना अभिलेख सब जमा कराए जाते हैं। पुनः गणना भी हो सकती है। कभी कभी ऐसी स्थिति हो कि अगर जो हारने वाला है वो काउंटिंग को दोबारा से कराना चाहता है, उसको अगर लगता है कुछ डाउट है, तो पुनः गणना का जो प्रोसेस है वो निर्वाचन अधिकारी जो है और सहायक निर्वाचन अधिकारी को अपना प्रार्थना पत्र देगा और प्रार्थना पत्र की जांच की जाएगी कि वो अनुचित है या क्या किस स्थिति का है, और उसी हिसाब से जो निर्णय लिया जाएगा वो उनके द्वारा लिया जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा होती है कि 2 उम्मीदवार की जो वोट मिले हैं उनको दोनों समान है,
ऐसी स्थिति भी पैदा होती है, मतों की जो समानता वो भी होती है। तो उस स्थिति में जो निर्वाचन अधिकारी है वो एक नॉर्मल तरीके से पर्ची डलवाएगा, पर्ची डालता है अगर दोनों की वोट सेम है, और पर्ची डालने के बाद जिसका नाम आ जाएगा उसी को आप लोग उम्मीदवार, जिसका भी नाम उस पर्ची के अंदर आएगा, एक तरीके से आप समझ लीजिए टोस कराया जाता है, आप ये समझ सकते हैं। और उस दूसरी भाषा में तो उसका जो डिसीजन उसको तुरंत तत्काल लेना होता है, और तत्काल उसके बाद उसको फिर परिणाम घोषित करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति कभी कभी पैदा हो जाती है कि उस कंडीशन में कि समान मतों है, दोनों के पास सेम सेम ही है, तो पर्ची डलवा लीजिएगा। पर्ची डलवाने के बाद जो निर्वाचन अधिकारी है उसके परिणाम को घोषित करता है। मतगणना की जो सामग्री है वो ये सब आइटम्स काउंटिंग के समय आप सभी को मिलेंगे, डॉट पेन, सादा कागज, धागा, ये सब आइटम्स आपको रिसीव करने होते हैं। ये कुछ परफॉर्मे हैं मतगणना के लिए, कौन कौन से परफॉर्मे है। अभिकर्ता की नियुक्ति, गणना पर्ची होगी, और लास्ट तक जो निर्वाचक परिणाम पंजिका है, सबसे लास्ट में फाइनल रिजल्ट्स के लिए होते हैं। और अंत में माननीय चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई दिशा निर्देश पुस्तिका का अध्ययन ठीक से कर ले, उसमें दिए गए दिशा निर्देश को ही फाइनल माना जाएगा। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।